नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मजार जिहाद की, जो कि राजघाट के आसपास काफी बड़े पैमाने पर वहां पर बसाया गया है। पुल के नीचे हो या पुल के बाहर, नदी के बीच में हो या नदी के किनारे, दिल्ली में जहां भी आप नजर घुमाएंगे आपको चारों तरफ मजार ही मजार नजर आएंगे। वो मजार सारे के सारे अवैध मजार है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि दिल्ली में राजघाट से करीब 1 किलोमीटर दूर किस तरीके से आईएसबीटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर मजारों का एक झुंड आपको मिलेगा और इस झुंड के बाहर आसपास आपको एक बस्ती मिलेगी और उस बस्ती में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अवैध लोग हैं, यानी उनके पास उनकी पहचान सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं तो वो कोई आपको कहेगा कि मैं बिहार से हूं, कोई कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन जब उससे आप डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जब उससे कहेंगे कि अपने कागज दिखाओ तो वो आपको कागज नहीं दिखाएंगे और कहेंगे कि हम आपको कागज नहीं दिखाएंगे। वर्षों से ये लोग यहां पर रह रहे हैं और ये मजार जो है ये कोई आज की बनी हुई नहीं है। करीब 30 से 40 दशक पहले ये मजार बनाई गई थी और उस मजार के बाद से दर्जनों सरकारें बदल गई और सरकार के सभी जो लोग थे, जो अधिकारी थे, जो मुख्यमंत्री थे, जो मंत्री थे, सभी को इस बात की जानकारी थी कि यहां पर अवैध मजार है, लेकिन किसी ने भी कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। तोड़ना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी नागवार गुजरता है वहां के सत्ता को, जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं। राजघाट वहां से केवल 1 किलोमीटर दूर है और इस राजघाट पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट के साथ साथ विपक्ष के जो सभी नेता है वो तो आते ही है, साथ में दिल्ली की सल्तनत यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठे नेताओं और विदेश के जितने भी बड़े प्रतिनिधि राजनेता यहां आते हैं वो सब के सब राजघाट तो जाते ही है, लेकिन किसी की भी नजर उस अवैध मजार पर पड़ने नहीं दी जाती है या कोई डालना नहीं चाहता। यह अवैध मजार केवल जमीन जिहाद के जरिए लाखों करोड़ों की जमीन को केवल कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि इस मजार के आसपास जो बस्तियां बसी हैं वो बस्तियां जो है वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक खतरा है, एक चुनौती है। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या मजार जिहाद के जरिए जो है दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, क्या मजार जिहाद के जरिए जो है घुसपैठियों की बस्ती को बसाया जा रहा है, इसके माध्यम से दिल्ली की राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और क्या यह जो मजार जिहाद है वो दिल्ली की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है जिसमें सिस्टम के लोग भी शामिल हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे अपने पैनलिस्ट से। लेकिन पहले एक बार देखते हैं रिपोर्ट जो हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने तैयार की है, वहां पर जाकर के अपनी जान जोखिम में लेकर के फील्ड से वहां से रिपोर्टिंग की है। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में मजार जिहाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में अवैध मजारों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला सामने आया है राजघाट डिपो के पास से। राजघाट डिपो से सटा हाईवे जो कि सीधे आईएसबीटी निकलता है, उसके बगल में सरकारी जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से अवैध मजार बना दी गई है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से 25 मजार बना दी गई हैं। अभी मैं राजघाट पावर हाउस फ्लाईओवर के एकदम किनारे हूँ और ये जमीन जो है इसकी कीमत नहीं होगी, कभी भी करोड़ों में होगी, क्योंकि एकदम देखिए इस साइड से जो है मेन रोड यहाँ से फ्लाईओवर जाता है और उस साइड ठीक रोड के उस दूसरी साइड राजघाट पावर हाउस है। ये एक पोर्श इलाका है और उसके दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मजारों की दुकान है। इस ज़मीन पर, ये जो सरकार की ज़मीन है, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 20 से ज़्यादा मजार है। देखिए ये थोड़ा सा जगह यहाँ पे साफ कर रखा है, यहीं पर 3 से 4 मजार आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे। बाकी जो आपको ये जंगल इलाका दिख रहा है उसके अंदर भी जगह जगह पर यहाँ पर मजार बना दिया गया है और उसके पीछे एक कॉलोनी है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ गरीब से लोग रहते हैं और उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उनके पास। और पूछने पर वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग बिहार से आए हैं, हालांकि उनको भोजपुरी तक की समझ नहीं है, भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसकी समझ नहीं है। उनका कहना है कि वो बिहार से आए हैं। देखने में तो यही लगता है कि वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के हैं और यहाँ पर वो धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक पोर्श इलाका है और आने वाले टाइम पर जो अभी भी इस ज़मीन की कीमत है वो करोड़ों में होगी और ये धीरे धीरे जो सरकारी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है इस पर अभी सरकार का ध्यान नहीं पड़ा है और ना ही इसकी कोई जाँच हो रही है। यहाँ एक झुग्गी झोपड़ी भी है
जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी रहते हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कहां से आए हैं। जब सुदर्शन न्यूज ने पूछताछ की तो यहाँ रहने वाली महिला ने दावा किया कि वो बिहार से है, लेकिन भाषा भी सही से समझ नहीं आ रही। गुलशन खातून। गुलशन खातून, आप यहीं रहते हो? हाँ सर। कहाँ से रहने वाली हो? कहाँ की? मुजफ्फरपुर के। मतलब कब से मुजफ्फरपुर में, कितना कब तक रहे हो? तो ये बहुत दिन से है सर, बचपन से रह रहे हैं। यहीं रह रहे हो? हाँ। तो बिहार के कैसे हुए आप? तब यहाँ पर बाप माता शादी करके ये छोड़ दी तो कहाँ जाएंगे सर? कितने पीर बाबा हैं इधर? यहाँ तो 20-25 गो है, जाके 20-25 देखिए। पीर? हाँ, जाके देखिए सर। अच्छा, और कितनी झुग्गी झोपड़ी थी? झुग्गी तो यहाँ बाप रे बहुत है, नहीं तो ये 1500 का झुग्गी था। सब आपके गाँव के ही है? नहीं, और भी इलाका के है, सारा इलाका के, वो हमारे गाँव के नहीं है सर। रुखसार। ये यहीं रहते हो आप लोग? जी हाँ। कब से रह रहे हो? बहुत साल हो गई, जब कॉलोनी थी सोनिया गांधी के टाइम से रह रही हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, तो कहाँ के हो आप लोग वैसे? मैं बिहार की हूँ। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है? जी हाँ है। अभी दिखा सकते हो आप? अभी नहीं दिखा सकते, अभी हम सामान कहीं और रख दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जमीन की कीमत करोड़ों में है और आने वाले टाइम में यहाँ जमीन के दाम सातवें आसमान पर होंगे। यही कारण है कि इस पूरे एरिया को मजारों से घेर लिया गया है ताकि यहाँ पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि इन अवैध मजारों पर एक्शन कब लिया जाता है। दिल्ली से सुदर्शन न्यूज के लिए सूरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से दिल्ली के पॉश एरिया जो कि राजघाट में, जहां की हमेशा राजनेताओं का आना जाना रहता है, वहां के आसपास की जमीनों पर भी मजार बना करके अवैध कब्जा कर लिया गया है। करेंगे चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं कांग्रेस की तरफ से, अवधेश उपाध्याय बीजेपी की तरफ से और विजेंद्र मलिक हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और इसके अलावा हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। और जो चर्चा की शुरुआत है मैं हाजी नाजिम से करना चाहूँगा। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है। सबको एक बार स्क्रीन पे ले आए तो बात की चर्चा की शुरुआत करें। चर्चा की शुरुआत हाजिम साहब से मैं करना चाहूँगा। हाजिम, जिस तरीके की ये बातें हो रही है दिल्ली में, इस तरीके की बातें पूरे भारत के लिए होती रही है और अभी हाल ही में उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने खबर दिखाई थी, उसके बाद सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। अब वहां पर अवैध मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में ये जो अवैध मज़ारे हैं, ये मज़ार बनाने का एक गैंग है और इस गैंग को आप जैसे लोगों का संरक्षण, यानी आप जैसे लोगों से मेरा मतलब है कि समाज का संरक्षण है, जिसके कारण से ये मज़ारें यहाँ पर बनती हैं और लोगों को पता 30 साल 40 साल के बाद पता चलता है, जबकि जो लोग वहां पर नियमित रूप से रहते हैं उनको पता होता है कि यहां मजार है, ये अवैध मजार है, जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बनाया गया है और वो जो मजार है उस मजार के भीतर में कोई मानव अवशेष भी नहीं है, फिर भी वो जमीन कब्जा करने के लिए वहां पर बना दी गई है। क्या कहेंगे आप? हाजी नाजिम, आवाज आ रही है? हाजी नाजिम, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाजी नाजिम को शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। संदीप त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूँगा। संदीप जी, क्या आपको मिल रही है आवाज़? क्या आपने सवाल सुने जो मैंने अभी पूछा? कह रहे हैं कि कोई गैंग है या नहीं है, ये तो आज की जो मौजूदा सरकारें हैं वो जवाब देंगी। और इस बात की अभी आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है, तो मुझे लगता है कि इसको जो भी राज्य सरकार है, एमसीडी है और वहां लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो तीनों सरकारों को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। और मजार और मस्जिद ही नहीं सर, जहां अवैध मंदिर भी बहुत सारे बने हैं उन पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इस तरीके की एक मेंटलिटी लोगों ने बना रखी है कि धर्म का उपयोग करके जमीनों को हथियाना, कब्जा करना, और ये कहीं ना कहीं धर्म का दुरुपयोग है, कोई भी धर्म हो। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई जो है इस तरीके के गैंग या इस तरीके के क्रियाकलाप करने वाले किसी भी धर्म के अन्यायी हो, किसी धर्म के अन्यायी हो ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा काम अवैध जगह पे मंदिर मस्जिद या ऐसी चीजें करते ही नहीं। संदीप जी, जब आप ये कहते हैं ना कि मंदिरों को भी चिन्हित किया जाए और
जो अवैध ज़मीन पे मंदिरें बनी हुई हैं उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो मुझे लगता है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। और इन्हीं आप लोगों के इसी एटीट्यूड के कारण, आप लोगों के इसी बर्ताव के कारण जो है इस तरीके की अवैध मज़ारें और अवैध मस्जिदें जो है वो सार्वजनिक जगहों पे बना दी जाती है और उनको सरकारी संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण जो है मिलता रहता है। आपने ऐसा कह करके मंदिरों को की बात इसमें जोड़ करके आपने एक तरीके से मज़ार को वैध घोषित कर दिया, यानी मजार के लिए सुरक्षा प्रदान कर दी। अब जो अवैध मजार बनाने वाले हैं उनका मनोबल तो बड़ा होगा कि भाई पहले मंदिरों को देखो। आपके पास अगर मंदिरों की जानकारी है, हमने तो दिखाया, आप दिखाइए ना, आपके पास है क्या, कितनी अवैध मंदिरें बनी हुई हैं जो सड़क पे बनी हुई है, रोड के एनएच पे जो बनी हुई थी, कितनी मंदिरों को हटा दिया गया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। जो अवैध मंदिरें थी उनको हटा दिया गया सरकार की तरफ से। बहुत सारी जो विकास की परियोजनाएं थी उनके बीच में अगर मंदिर आ रहे थे तो मंदिरों को हटा दिया गया। लेकिन आज भी नई दिल्ली स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आज भी मस्जिद पड़ी हुई है वहां पे, और किसी को हटाने की हिम्मत नहीं है। वो अवैध मस्जिद आपको पता है ना, आप तो नई दिल्ली में जाते होंगे ना, नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो मजार है वहां पे, क्या वो वैध मजार है? प्लेटफॉर्म के बीचों बीच बना हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है उस प्लेटफॉर्म नंबर 2 का, और वो कोई हटा नहीं पा रहा है। और आप जैसे लोग जो है इस तरीके की बातें करके उसको संरक्षण देते हैं। सर मैं एक बात कह रही जी, देखिए, हमने ये कहा कि अगर आप एक एक्टिविटी को गलत कह रहे हैं तो कि दूसरे को कहने में गुरेज नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू भाई इस बात से नाराज होगा। एक बात आप बिल्कुल नाराज है, मैं हिंदू हूं और मैं नाराज हो रहा हूं, क्यों नहीं हो? आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप एक अवैध चीज को, एक अवैध मजार और मस्जिद को मंदिर की बात करके आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बैलेंस करने वाली कोई बात है ही नहीं। कोई भी मंदिर कहीं भी जो है अवैध जगह पे नहीं बनी है। कोई भी मंदिर जो बनी हुई है उसको हटाया गया है, और जो बनी हुई है उसको हटाया जा रहा है, कोई विरोध नहीं करता उसका। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी सरकार भी थी यहाँ पे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अवैध मजारों को तोड़ दिया जाए या अवैध मस्जिदों को हटाने की हिम्मत आप लोगों की नहीं थी। लगातार वो बनी हुई है और 30-40 दशकों से बनी हुई है, किसी को हटाने की हिम्मत नहीं हुई। आपकी नाराजगी मैं दूर कर देता हूं सर। अच्छा, ये तो मान लीजिए हिंदू मुस्लिम का बात हो गई, तो आप जो है हिंदुओं के पक्ष में है, मुस्लिमों से मान के चलिए आपकी नाराजगी आ गई कि मैंने ये बात कह दी। साहब, गुजरात में ऐसी बहुत सी जगह, मैं जगह गिना दे रहा हूँ। काला घोड़ा के पास आपको मजार मिल जाए, जगह बता रहा हूँ, बड़ोदरा शहर, नाम बता रहा हूँ। सुनिए सर, अब आप उस पर सवाल उठाइएगा, आपका कैमरा कब पहुंचेगा गुजरात? हाँ बिल्कुल भाई, सब देख रहे हैं ना, बोलिए ना, कभी किसी को रोका है क्या? जी, अहमदाबाद आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे भी इसी तरह की स्थिति है। बहुत सारे पॉश एरिया में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी, मंदिर और मस्जिद दोनों। अब आप मस्जिद पर ही कार्रवाई कराना चाहते हैं, मजार पर ही कराना चाहते हैं, तो आप उसी से कराइए ना, लेकिन गुजरात के सवाल तो उठाइए। अरे गुजरात क्या, पूरे देश में भाई साहब, जहां दिख रहा है, जहां दिखा रहे हैं वहां की बात कीजिए ना। अगर गुजरात में नहीं हुई कार्रवाई तो क्या आप दिल्ली में चलने देंगे क्या? नहीं, दिल्ली में चलने देंगे? आप हर एक बात में गुजरात को लेके क्यों चले आते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि गुजरात में है इसलिए यहाँ भी रहने दो। नहीं सर, ये वही बात है ना, देखिए भाई, मंदिर भी चूंकि अवैध है इसलिए मस्जिदों को भी रहने दो। एक भी मंदिर का पता आपने नहीं बताया कहाँ पे है। जो मंदिर थी उसको हटाया गया, तोड़ा गया, ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत समय दे दिया मैंने। मैं हाजी नाजिम के पास जाना चाहूंगा। हाजी साहब, क्या आपको लगता है कि मजारों के जरिए, अवैध मस्जिदों के जरिए जमीनों पे, खासतौर पे करोड़ों की लुटियन जोन की जो जमीन है वहां की जमीनों को मजार और मस्जिद के जरिए कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और एक गैंग है जो इसमें पूरी तरीके से सक्रिय है, और आपका जो समाज है, आप जैसे लोग हैं, उसको जानते बूझते जो है संरक्षण देते हैं, उसकी शिकायत आप नहीं करते हैं सरकार से, पुलिस से या अथॉरिटी से? नाजिम कहा कि अवैध मजार, अवैध मस्जिद, ये जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मस्जिद हमेशा जो बनती है वैध बनती है, पैसों की बनती है, हम सब मुसलमानों के पैसे की बनती है। और मजार भी आपने जिस तरीके से अभी एक फुटेज दिखा रहे, वो कब्रिस्तान की जगह है जहां कब्र है, और आप उसको अवैध बता रहे हैं। ये बताइए अवैध किस बात पर? लेकिन वो सिंचाई विभाग की जमीन है भाई साहब, वो कब्रिस्तान नहीं है, वो दिल्ली सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन है। मैंने पता किया, वो दिल्ली विभाग के सिंचाई विभाग की। पाकिस्तान की बात कहां से आ जाती है? मुकेश जी, आपने कहा, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता जी को पूरी तरीके से सुना, आपने कहा कि मंदिर अवैध नहीं है। ये बताइए, पार्क की जगह जो होती है वो वैध होती है या अवैध होती है?
आपको मैं बताऊंगा कि मंदिर कहाँ कहाँ पार्कों में बने हुए। आप मेरे से पूछिए ना किस जगह बने हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकते, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। मैंने पार्कों के अंदर मंदिर बने हुए देखे। क्या मंदिर पार्कों में होते हैं? ये बताइए। आप मेरे से जगह का नाम भी पूछ सकते हैं, आप मुझे पता भी कर सकते हैं, और आप अपने कैमरामैन को ले जाकर उस जगह की पड़ताल भी कर सकते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बात हाजी करता हूं। नाजिम सुन लो यार, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं सुन सकता हूँ। आप टेलीविजन पे हो, चिल्ला के नहीं बोल सकते, अब धीरे से भी बोलोगे लोग सुन लेंगे। आप ये बताइए, मंदिर अगर पार्क में गलत जगह पे बनी हुई है तो क्या आप मस्जिद भी बना देंगे जाकर के पूरी दिल्ली में? मजार बना देंगे क्या? अरे उसकी शिकायत करो ना, उसकी शिकायत करो जो ये गलत जगह बना हुआ है। या आप जो है उसके बदले में पूरे दिल्ली में सारे जो लुटियन जोन में आप मजार बना दोगे क्या? कहीं भी किसी पार्क में अगर बना हुआ है ना तो उसको अगर गलत है तो आप शिकायत करो अथॉरिटी से। जो गलत है उसको हटाया जा रहा है, एक नहीं दर्जनों मंदिरों को हटाया गया है, दर्जनों मंदिरों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन आपके किसी भी मजार को शिफ्ट करने की हिम्मत किसी को नहीं है। और मैं यही सरकार से मांग करता हूं कि जहां भी अवैध मजारे हैं, और जो मजार को आप कह रहे हैं कि वो कब्रिस्तान की जमीन है, वो कब्रिस्तान की जमीन नहीं है, वो दिल्ली के सिंचाई कृषि विभाग की जमीन है, वो कृषि विभाग की जमीन है। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं। अवधेश जी, क्या कहेंगे आप? अवधेश जी, आपके घर से फोन आ रहा था जी। ये ऐसे जो लोग हैं, इन्हीं के संरक्षण में अवैध निर्माण होता है जी, मदरसों का, मस्जिदों का, मजारों का। मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने ये खबर चलाई अपने चैनल के माध्यम से, जो कि देश के हर नागरिक तक पहुंचेगी, सबकी आंखें खुलेगी किस तरह से दिल्ली में लैंड जिहाद हावी है और दिल्ली सरकार चुपचाप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। मैं बता दूं आपको, ये पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हौज खास में जो डीडी का ग्रीन लैंड है, उसमें पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उन्हें उनके समर्थकों द्वारा वहां कब्जा किया गया, वहां मजार बनाई गई। तो ये तो पहला मामला नहीं है, ये जो है लैंड जिहाद। अरे अभी जो दिल्ली में तो जो नया संसद भवन बन रहा है उसके सामने की जमीन पे मजार बना दी भाई। अभी संसद बन के तैयार नहीं हुआ संसद भवन, लेकिन मजार बन के तैयार है। वही मैं कह कोर्ट में, हाई कोर्ट के सामने मजार है, चुनाव आयोग के सामने मजार है, पुल पे मजार है, पुल के नीचे, पुल के ऊपर, सब जगह। बताइए पुल पे कहां से मजार आ गया? पुल पे कौन मजार बनाता है भाई? अब तो लगता है जी कि चांद तारे और अंतरिक्ष में भी ये लोग मजार बनाएंगे। बिल्कुल मुकेश जी, मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करके जिस प्रकार ये अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, अवैध मजारों का निर्माण हो रहा है, अवैध मदरसों का निर्माण हो रहा है, अवैध कब्रिस्तानों का निर्माण हो रहा है, उसके पीछे दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसका संरक्षण पूरा लैंड जिहादी गैंग के ऊपर है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। आप देख लीजिए हौजकार का केस, आप देख लीजिए हौजकार में डीजे की जमीन को किस तरह कब्जा आएगा सोमनाथ भारती के समर्थकों द्वारा। उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध भी किया, आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो ये तो पूरी तरह से दिल्ली में जो सरकार चल रही है, महागठबंधन सरकार जो चल रही है, उसका संरक्षण, और जो संदीप त्रिपाठी जैसे जो लोग हैं और जो नाजिम खान जैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनके संरक्षण में लैंड जिहादी गैंग को पूरी तरह से उनका जो हौसले बुलंद है, जिसकी वजह से दिल्ली में इस तरह से लैंड जिहाद बढ़ रहा है कि इसकी उम्मीद। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, मैं एक शिकायत बीजेपी से भी है। ये जो मजारे जो अभी मैं दिखा रहा हूं, जो कि आईएसबीटी के राजघाट से आईएसबीटी की तरफ अगर जाएंगे तो बाईं तरफ 1 किलोमीटर के भीतर ये जो मजार जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये करीब 30 से 40 दशक तक है। और इस 3 से 4 दशक के बीच में बीजेपी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है और आम आदमी पार्टी की भी रही है। तो तीनों सरकार जिम्मेदार है। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके काल में भी बना हुआ था वहां पे और आपने भी कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ मुकेश जी, पिछले 20 साल में अगर आप देखें आंकड़े उठा के, पिछले 20 साल में दिल्ली में 54 जो अवैध मस्जिदों का निर्माण हुआ है, अवैध मदरसे बने हैं, अवैध कब्रिस्तान बने हैं, अवैध मजारें बनी हैं। और पिछले 20 सालों में आप देख लीजिए भाजपा कितने समय रही है दिल्ली में। नहीं ठीक है, आप ज्यादा और कम का अंतर हो सकता है, लेकिन जो खबर अभी मैं दिखा रहा हूं उसमें बीजेपी के कार्यकाल में भी ये मजारें थी वहां पर, और उन्हीं के कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई और बीजेपी के कार्यकाल में भी रही और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी बनी हुई है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में और भी बहुत सारी चीजें जो है वहां बनी है, अवैध मजारें बनी हैं और मस्जिदों के लिए जमीन वहां पर हड़पी गई है। और हमारे साथ विजेंद्र मल्लिक है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसीलिए विजेंद्र मल्लिक जी को मैंने बिठाया है कि वो जवाब देंगे। विजेंद्र जी, ये जो ताजा मामला है जो कि हम दिखा रहे हैं, हालांकि 3 से 4 दशक पुराना मामला है, लेकिन जैसा कि अवधेश जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में
54 से ज्यादा मजार जो है अवैध मजारें बनी हैं दिल्ली के भीतर में। क्या आपको लगता है कि सरकार का संरक्षण है इसीलिए ये चीजें हो रही है? विजेंद्र मलिक जी, आम आदमी पार्टी जी मेरी आवाज जी आ रही है, बोलिए जी। तो आम आदमी पार्टी किसी भी जाति धर्म, कोई भी किसी भी समुदाय का आदमी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी हो, आम आदमी पार्टी की ये नहीं कहती कि किसी भी सरकारी जमीन पे किसी समुदाय को बसाया जाए। मैं आपके जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी बातें सुन रहा था आपके, हम सोनिया गांधी जी के टाइम पे वहाँ पे है, तो सोनिया गांधी जी के टाइम पे वहाँ पे है का मतलब ये है ये उस टाइम पे बसाया गया। तो जहां तक में शासन रहा तो ये चीजें का विरोध क्यों नहीं किया गया? विकास शासन दिल्ली में रहा, क्यों इनको उस टाइम पे इनको ये चीज होने दी गई? तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो एक जनमानस है उसको उसकी शिक्षा पे, उसके स्वास्थ्य को लेके गंभीर है और उस पर काम करती है। आम आदमी पार्टी कभी ये किसी जाति विशेष समुदाय को ये नहीं कहती कि आप किसी सरकारी जमीन पर जाकर कब्जा कीजिए और उसको अपने विधायक क्षेत्र में लीजिए। तो आम आदमी पार्टी जो भी इसमें लीगल प्रोसीडिंग होगी तो आम आदमी पार्टी इस फेवर में है कि जो भी सरकारी जमीन है उनको स्वतंत्र रखा जाए और उनमें जो जनमानस के वेलफेयर के लिए वर्क किया जाए। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ अवैध मजार जो यहाँ पर बनी हुई है, तो कृषि विभाग की जमीन है, दिल्ली सरकार की जमीन है, तो क्या आप खाली करवाएंगे इसे या इसे जाकर के तुड़वाएंगे? जो बस्ती वहां पर बसाई गई है, भी आरोप है कि आसपास जो बस्तियां हैं उसमें रोहिंग्याज रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो वहां रहे हुए हैं, और उनको जो पहचान पत्र है वो दिल्ली सरकार की मदद से उन्हें दिलवाई गई है ताकि वो आपका वोट बैंक बन सके। देखिए, दिल्ली में किसी को पहचान पत्र मिलना इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आज के टाइम में संभव नहीं है। ये पहचान पत्र कब दिए गए और घुसपैठी अगर वहां से आए तो वो देखिए उसमें आम आदमी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। घुसपैठी अगर बांग्लादेश से आते हैं तो देश की सुरक्षा किसके हाथों में है, क्वेश्चन उस पर आता है। तो आम आदमी पार्टी तो बॉर्डर को नहीं देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बॉर्डर को देखेगी। कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा, अब कांग्रेस के संज्ञान में ये सारी चीजें, कांग्रेस ने सारी चीजों को बढ़ावा दिया। तो ये जिम्मेवार मैं इसको कहने कहीं उन आज तक की राजनीतिक पार्टियों को मानता हूं। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है तो आम आदमी पार्टी ऐसी किसी भी चीज को, किसी भी जाति विशेष को किसी सरकारी जमीन पे रहने का या अधिकार करने का कोई उसके लिए प्रावधान नहीं है या उसको कोई ठीक है, प्रावधान तो नहीं है, लेकिन इलीगली तो रह रही है। अगर सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो सरकार का संरक्षण तो मानेंगे ना उसे। इलीगल है ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि इलीगल है। जी, ये इलीगल है। अगर इस पे जो भी राइट प्रोसीडिंग्स होती है तो आम आदमी पार्टी उस चीज का विरोध नहीं करती है। तो आम आदमी पार्टी जो भी इसमें न्यायालय का फैसला आएगा, न्यायालय कोर्ट में जाएगा, किससे इनको यहाँ पे रहने दिया गया, किससे बसाया, किससे वजह अलाउ करी, ये एक मुझे लगता है कि न्यायालय के संज्ञान में जब सारी चीज आएगी और न्यायालय इसमें जो फैसला देगा उसके लिए चाहे कांग्रेस जिम्मेवार हो। मुझे लगता है जो जितनी सारी डिटेल्स मेरे पास में है इसमें कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है इन सारी चीजों को बढ़ावा देने में। आम आदमी पार्टी ऐसी किसी चीज को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करती। संदीप त्रिपाठी जी है, सुन रहे हैं आप, डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्या कहेंगे संदीप जी? आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोपड़ी का वोट चाहिए। बिजली काटने खंबे पे चढ़ते थे, झुग्गी झोपड़ी के ये अरविंद केजरीवाल जी, ये शायद हमको लगता है कि भाजपा से जो है आप पार्टी में एंट्री किए हैं, अभी आप पार्टी को जानते ही नहीं, उनके कामों को नहीं जानते हैं। विजयन भाई, आपको नहीं पता होगा कि झुग्गी झोपड़ी का वोट सबसे ज्यादा आप मांगते हैं और आपको मिलता भी, लोग देते हैं। और सुन लीजिए, अरे विजय बारी विजेंद्र जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, पहले इनको बोलने दीजिए। जी संदीप जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ये कोई बसाता नहीं है ना, मैं किसी सरकार को कहूंगा कि कोई सरकार बसाती है। देखिए ये उसमें कानून में भी हमारे प्रावधान है कि 11 वर्ष जो है निजी जमीन पर और सरकारी जमीन पर कितने वर्ष तक अगर आप रह लेते हैं तो वो जमीन जो है जो भी उस पर रहता है उसकी होती है। एक बात आप समझिए, जब देश आजाद हुआ बहुत सारी जमीन अनयूज थी, वो किसी न किसी विभाग के नाम पे थी, लोग रहने लगे। और एक बाहर से, बिहार से आदमी आता है, यूपी से आता है, यूपी के लोगों से और बिहार के लोगों से भाजपा और ये आम आदमी पार्टी को इतनी नफरत काहे ली है भाई?
भाई हम आते हैं, हम दिल्ली बनाया हमने। फिर आप राजनीति करने लगे सर, आप फिर यहाँ बिहार और यूपी की राजनीति करने लगे। यार नफरत वाली बात कहाँ से है? नफरत वाली बात नहीं है किसी की, कोई बिहार और यूपी से नफरत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। आप कहीं से घुसपैठिए को बिहार और यूपी के नाम पर बसा दोगे सरकार की जमीन पे। आप कहोगे भाई लंबे समय तक रहने के बाद 10 साल लगातार रह लिया तो उस जमीन पे अधिकार हो गया। यही तो बंगाल में हो रहा है, यही तो असम में हो रहा है, ये तो सारे बॉर्डर वाले इलाके में हो रहा है और उसको आप संरक्षण दे रहे हैं आप लोग। ठीक है सर, बॉर्डर एरिया की बात अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने कही कि बॉर्डर एरिया आज केंद्र में 9 साल से सरकार भाजपा की है। और एक लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था, कि इस देश में कितने रोहिंग्याज हैं। सरकार आए बाएं साएं ताए के करके बोली कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। हो सकता है उद्देश्य उपाध्याय जी के पास हो, उपाध्याय राजाओं के यहाँ जो अध्ययन कराते थे इनके पास अध्ययन, मतलब राजा साहब मोदी जी के यहाँ अध्ययन, इनके पास आंकड़ा हो सकता है। यही बता दें कि कितने रोहिंग्याज हैं इस देश में। आप रोहिंग्या की बात करते हैं, वो आंकड़ा आपके पास कोई है? एक चीज और, अभी आपसे नाराजगी है मुकेश जी, बहुत तगड़ी नाराजगी है मुझे। क्या बताइए कि आपने जब ये कहा कि दिल्ली की सल्तनत पर और गद्दी पर आज कोई बैठा है। दिल्ली की सल्तनत क्या है सर? देश आजाद हो चुका, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, आप आज भी दिल्ली की सल्तनत नहीं सर। मैं नाराज आपको नहीं होना चाहिए। आप राजनीति नहीं करें, क्योंकि आप तो भाई मुगलिया सोच से जो शासन करेगा उसके लिए तो सल्तनत ही है ना। जिस मुगलिया सोच से आप लोग शासन कर रहे हैं उसलिए सल्तनत कहा मैंने आपको, और आपको मिर्ची लग गई इसकी। और आप उल्टा नहीं, आपको मिर्ची इसलिए लगी ना क्योंकि हमने एक्सपोज कर दिया आपको कि आप मुगलिया सोच से अगर शासन करेंगे तो सल्तनत ही है। अब हमको ये बात तो मैं कहता हूं दूसरे को, आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या जितने भी नॉन बीजेपी रूल्ड में शासन हो रहा है, कुछ को अगर छोड़ दे तो सभी की सभी जो है वो मुगलिया माइंडसेट के साथ जो है शासन कर रहे हैं, इसलिए उसको सल्तनत कहते हैं। हम बता रहे हैं सर, आपकी ही बात कर रहे हैं सर, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो बोला हम सिर्फ उसी की बात नहीं, आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं। अवधेश जी आपसे सवाल पूछा गया जी। जी सर, कागज नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी, डिग्री नहीं दिखा रहे सर। डिग्री कहते पढ़ी है 2016 से वेबसाइट पर डलवा दिया, देख लीजिए। उनकी डिग्री नहीं दिखाने से देश का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन कागज नहीं दिखाने से पूरे देश का नुकसान हो रहा है। उनकी डिग्री जानकर क्या करेंगे आप? उनकी डिग्री ये है कि वो प्रधानमंत्री हैं आपके और हमारे, उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। लोकतंत्र में जनता ने जो डिग्री दी है ना, उस डिग्री को आप भी जानते हैं और चुनाव आयोग और सब जानता है। तो उस डिग्री को मानिए और उसी डिग्री को मानिए, उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं होती है। बाकी जिस डिग्री की बात कर रहे हैं ना, उस डिग्री से देश का कोई भला नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला जानने से। जिस कागज की बात कर रहे हैं ना कि कागज दिखाओ, उस कागज से नहीं दिखाने से देश का नुकसान हो रहा है, देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ रही है, इसीलिए कागज तो दिखाना होगा। और कागज दिखाने से आपको क्यों परहेज है, क्यों इतना चिढ़ जाता है कागज के नाम पे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ सर। हाँ। सर जब आप ये कहा, आपने कहा अभी मुझे कहा, मैंने जो है मंदिरों की बात कर दी तो कहा, आपने कहा कि आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसे जो है मुस्लिमों को बढ़ावा मिलता है। तो सर मोदी जी 420 को बढ़ावा दे रहे हैं, फरारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, रोहिंग्या को बढ़ावा दे रहे हैं, बांग्लादेशियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि कागज मत दिखाना। कौन कह रहा है कागज मत दिखाना? इसलिए हम डिग्री नहीं दिखाएंगे तो कागज क्यों दिखाएंगे? मतलब वाह, अपने तरीके से मैनिपुलेट कर, अपने तरीके से व्याख्या, सवाल भी खुद कर लो, जवाब भी खुद दे दो, समझ भी खुद ही लो, और इसीलिए तो हाशिए पे चले जा रहे हो भाई साहब। सब चीज कुछ तो जनता को करने दो। आप काम करो और जज जो है वो जनता को करने दो। आप काम भी खुद करते हो, जजमेंट भी खुद दे देते हो, इसीलिए हाल है कांग्रेस का। उपाध्याय जी, अवधेश जी, समझ लिया सर, सब चीज चाहते हैं जो कि आप परीक्षा भी आप ही दें, कॉपी भी आप ही जांचे और नंबर भी आप ही दें। ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि होती है यहाँ पे। अवधेश उपाध्याय जी, मैंने अभी सुना आप नेता जो बैठे हैं ये अपने मलिक साहब, इन्होंने एक बात कही कि हमारी इनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो किसी से भेदभाव नहीं करती। मैं आपको बता दूं भेदभाव की बात, दिल्ली में जो मस्जिद में मौलाना है उनको दिल्ली सरकार के द्वारा जो है हर महीने एक तनख्वाह दी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जो मंदिर में हमारे पुजारी हैं उनको कोई रुपया नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये क्या है भाई, भेदभाव नहीं है क्या?
बताइए। दूसरा एक बात बताइए, हमारे संस्कृत आम आदमी पार्टी वाले जो बात करते हैं भेदभाव वाली बात, दूसरी बात ये बताऊं आपको, संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी निर्मूल क्यों रह जा भाई? उसमें जो बच्चे नहीं चलेगा, ये तुष्टिकरण आपकी नहीं चलती, ये दोहरा सम्मेलन करवाइएगा, पसमानदा सम्मेलन आप करवाइएगा, पाकिस्तान बारी से विजेंद्र जी बारी से ये भेदभाव चलेगा साहब। भेदभाव कैसा होता है भाई? भेदभाव हमें बता दीजिए। एक तरफ आप जो है मस्जिद में काम करने वाले मौलाना को महीने की तनख्वाह दे रहे हो, दूसरी तरफ कहीं दिल्ली में जो मंदिर में पुजारी बैठे हैं हमारे, उनको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो आप। तो ये भेदभाव नहीं है। आपके बात का जवाब मैं दूंगा। ये बताइए, मैं मस्जिद के अंदर जो इमाम की जो तनख्वाह दी जाती है वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाती है, सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। और रही जब वक्फ बोर्ड पैसा दे रहा है तनख्वाह इमाम के, तो अब ये बताइए आप क्यों नहीं दे सकते? अरे आप तो केंद्र के अंदर मौजूद है, तो आप पंडितों को क्यों नहीं दे सकते तनख्वाह? लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छाया हुआ है। आप लोग मुसलमानों को तो परेशान कर रहे हो, जो मजार के नाम पर जो बेचारे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए, भारत के मुसलमान जो इमाम है उनकी तनख्वाह वक्फ बोर्ड देता है, वो मुसलमान की तनख्वाह होती है। अगर आप में अगर हिम्मत है तो आप तनख्वाह क्यों नहीं देते? आपकी तो केंद्र के अंदर भी सरकार है, आप क्यों नहीं देते पुजारियों को? लेकिन आपके सिर्फ पेट में दर्द दिया होता है कि मौलानाओं की तनख्वाह दी जा रही है। तेजी हिम्मत रखिए, सच सुनने की हिम्मत रखिए। ये जो आप देश के अंदर एक बता रहे हैं ना कि पंडितों को तनख्वाह नहीं मिलती, ये काम केंद्र सरकार का जिस तरीके से मुसलमान की तनख्वाह वक्फ बोर्ड के द्वारा दी जा रही है, आप लोग भी अपना इंटरेस्ट बनाए और दीजिए अपने पंडितों को तनख्वाह। आप लोगों को रोका नहीं है किसी ने। और रही बात ये, भारत के अंदर जितनी मस्जिदें बनी है सब वेद है, अवैध नहीं है। और एक बात और, जितने भी दरगाहों को आप टारगेट कर रहे हैं वो सब वेद है, अवैध नहीं है। आपका जो प्रोपगंडा चल रहा है ना कि भारत के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करना बहुत जल्दी है ना पूरी आवाम के सामने जाहिर हो जाएगा, पता चल जाएगा किस तरीके से भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अभी आप के नाम पर हाजी नाजिम आप इमाम की तनख्वाह के ऊपर भी जी मुकेश जी। हाजी साहब, आपने कहा कि जो मौलवी को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देती है, आपने ये कहा ना, मौलवी को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देती है। सारे जो मौलवी हैं क्या वक्फ बोर्ड के अंदर में आते हैं? जितने मदरसे हैं क्या सारे वक्फ बोर्ड के अंदर में हैं? मुकेश जी जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं मस्जिदें उनको वक्फ बोर्ड की, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो आप यही तो आप लोग करते हैं, यही आप भ्रमित करते हैं लोगों को। आप सुनिए, आप सुनिए, आप ज्ञान मत दीजिए, आप सुनिए। नहीं, आप सुन लीजिए ना हाजी नाजिम, सुनिए। आप जो झूठ बोल रहे हैं ना, आप चाशनी में लपेट के झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान पैसा इकट्ठा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं नाजिम, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं साबित करता हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। मैं आप शांत सुनो ना, आपने खुद कहा ना कि जो मस्जिद या जो मदरसा जो वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है उसके मौलवी को तनख्वाह जो है वो वक्फ बोर्ड देती है, जो नहीं आती है उसको दिल्ली सरकार देती है। यही तो बात है। तो दिल्ली सरकार जब उसको देती है तो बाकी पंडितों को क्यों नहीं, पुजारियों को क्यों नहीं देती, मंदिरों को? क्योंकि भाई जो मंदिर है वो तो सरकार द्वारा संचालित है। ये भी तो है हमारे संविधान में कि भाई मस्जिद और बाकी चीजें जो है वो धर्म की संस्थाएं हैं, उसको उसी धर्म के लोग करेंगे संचालित। लेकिन मंदिरों पे सरकार का कब्जा है, तो मंदिरों पे जब सरकार का कब्जा है तो पुजारी को तनख्वाह देना सरकार का काम है ना। तो सरकार क्यों नहीं देती? सरकार को देना चाहिए ना। अभी जो आप कह रहे हैं कि मौलवियों को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देती है, वक्फ बोर्ड नहीं देती है। जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के भीतर में आती है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है, उसी को वक्फ बोर्ड देती है। और आप गलत जानकारी देकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हाँ जी, बल्कि आप गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, जो और मस्जिद के इमाम है, सुनिए पूरी बात, जो और मस्जिद के इमाम है उनको भारत का मुसलमान अपने पास से पैसा इकट्ठा करके उसकी तनख्वाह देता है, और यही सच और हक है। और आप जो कह रहे कि सरकार देती, तो अरविंद केजरीवाल जो इमामों के लिए घोषणा की थी, अरविंद केजरीवाल ने इमामों को जो सैलरी देने की घोषणा की थी, क्या वो हवाई है? झूठ बोल रहे थे वो। तो पैसा किसको जा रहा है? किसको जा रहा है? किसको जा रहा है वो पैसा?
नेता किसको दे रहा है? वो वेतन जा रहा है ना भाई, जो बैठे हैं वो ये जवाब सरकार के देंगे। अकाउंट से जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, सरकार के अकाउंट से जा रहा है, मौलवियों के खाते में जा रहा है। क्या बात कर रहे हो हाजी नाजिम साहब? भारत के मुसलमानों का पैसा सिर्फ और सिर्फ, मुकेश जी आप बात पूरी सुनेंगे तभी हाँ, तो समझ में आएगा। बोलिए। जो इमाम है, बाकी मस्जिदों के जो इमाम है, भारत का मुसलमान पैसा इकट्ठा करके इमामों को दे रहा है, और जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो आते हैं इमाम, उसका भी पैसा भारत के मुसलमानों ठीक के है, तो आपके कहने का मतलब यह है, विजेंद्र मलिक जी आप साफ कीजिए, जो अरविंद केजरीवाल जो इमामों को पैसा देने के लिए निकालते हैं दिल्ली सरकार के खजाने से पैसा, वो किसको जा रहा है? इमामों को अगर नहीं जा रहा तो किसको जा रहा है? विजेंद्र मलिक जी, विजेंद्र मलिक जी क्या सुन रहे हैं आप? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जी मैं सुन पा रहा हूँ जी, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ इमामों को सैलरी, जैसे हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे बहुत सारे राज्य है जहाँ पे इमामों को सैलरी जाती है। हरियाणा में नहीं है सर, हरियाणा में नहीं है सर, हरियाणा में सर जानकारी दीजिए मुकेश जी, हरियाणा में है। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के काल में था, बीजेपी काल में नहीं है। बोलिए और आगे बोलिए जी, मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारे राज्यों में ऐसा है। तो देखिए आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि जो आज ये विवाद की स्थिति पैदा हुई है, नहीं मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए समय की कमी है, मैं पर्टिकुलर एक सवाल, देखिए हाजी साहब ने सवाल उठाया ना, हाजी साहब ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि इमामों को पैसा नहीं दे रही है केजरीवाल सरकार। आप दे रहे हैं पैसा, आप कह रहे हैं, वो बोल रहे नहीं दे रहे, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये साफ कीजिए। देखिए जो पैसा जा रहा है आम आदमी पार्टी को, ये जो पैसा अगर जा रहा है, ये जहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं जा रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी के शासनकाल में स्टार्ट नहीं हुआ। ये जो आज तक की सरकारें रही है, आप लोग मैं किसके काल में स्टार्ट हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इमामों को आम आदमी पार्टी सरकार ने पैसा देने का जो फैसला किया था, वो पैसा जा रहा है, लेकिन इमाम के जो रहनुमा यहाँ बैठे हुए वो कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं जा रहा है, वो वक्फ बोर्ड दे रही है पैसा, और देश के मुसलमान अपना पैसा जोड़ करके उसको दे रहे हैं सैलरी के रूप में, सरकार नहीं दे रही है। इल्जाम लगाया जा रहा है आप पे। अकेले नहीं, अकेले वक्फ बोर्ड नहीं दे रही है, उसमें गवर्नमेंट से भी पैसा जाता है, तो ये बात सही है। बिल्कुल नाजिम साहब, आपको क्लियर हो गया। मैं मुझे तो पता है जाता है, मुझे तो पता है। हाजी नाजिम को मैं क्लियर करना चाहता था, मैं बोलता तो शायद हाजी को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। हाजिम साहब समझ गए, आप जाकर के क्लियर कीजिएगा, जाकर के इमाम से ही पूछिएगा और वक्फ बोर्ड से भी पूछिएगा, जो क्या जितना पैसा आप देते हैं आप ही देते हैं या दिल्ली सरकार भी आपको पैसा देती है, और दोनों मिला करके आप लोग सैलरी देते हैं, क्योंकि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जा रहा है, इमामों को जा रहा है। और इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब इमामों को पैसा जा रहा है टैक्स पेयर का, तो पुजारियों को पैसा क्यों नहीं जा रहा है? सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता है, सवाल और भी बहुत सारे हैं जो पूछे जाने चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। लेकिन जो सवाल बाकी है वो सवाल हम अगले प्रोग्राम में भी पूछेंगे, और जब जब हमें मौका लगेगा तब पूछेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, हाजी नाजिम आपका, संदीप त्रिपाठी आपका, अवधेश जी आपका और विजेंद्र मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन जो अवैध मजारों का सिलसिला चला है दिल्ली में, वो और भी हम सीरीज दिखाएं, क्योंकि हमारे पास एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल्ली के लुटियन जोन में, दिल्ली के वीवीआईपी क्षेत्र में ये मजारें बनी हुई हैं। उन सारे विजुअल्स हमारे पास, सारे सबूत हैं हमारे पास कि सरकारी जमीन पर गलत तरीके से ये मजार बनाए गए हैं, और इन मजारों को तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए, नामो निशान मिटा देना चाहिए। और सरकार से हम गुजारिश करेंगे, मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन मांगों को माना जाए और दिल्ली के लुटियन जोन को, दिल्ली के उन क्षेत्रों को जो सरकार की जमीनें हैं, वहां से मजारों को हटाया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।